बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अहमद शाह साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। आज ये आखिरी सेशन है इस 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का। बस ये कोशिश करें कि टेलीफोन की घंटी ना बजे, क्योंकि आप लोगों की उम्रें ऐसी हैं कि सिर्फ घर से फ़ोन आ सकता है। तो बंद कर दें प्लीज़। सारा दिन आज ऐसे लोगों पर बातचीत होती रही जो हमारे दरमियान नहीं रहे। इंतज़ार साहब पे, आली साहब पे, बजिया पे। अली साहब के जाने का, इंतज़ार साहब के जाने का हम सबको दुख है। बजिया चली गई, अली साहब के साहबजादे सामने बैठे हुए। उर्दू की तरक्की की अंजुमन के रखवाले हैं। मगर मुझे उम्मीद है, राजू ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है अली साहब पे, मगर राजू जितना अपनी सेहत का ख्याल रखते उसका आधा भी उर्दू के लिए रख ले तो उर्दू को ये कहाँ ले जाएंगे। आर्ट काउंसिल के दावतनामे में लिखा हुआ है, आपसे दरख्वास्त है कि हमेशा की तरह इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर अपने बच्चों के हमरा शरीक हो। बच्चों के लिए इस कॉन्फ्रेंस में फ़िक्शन के बदलते कालिब, सियासी तग़य्युरात, मासर अफ़साने के रुझानात, रिवायत और नया शायरी मंजरनामा, चे मस्ताना मी रवद, नए समाजी ज़राए और इब्लाग की सूरत हाल जैसे दिलचस्प प्रोग्राम रखे गए हैं। यहाँ के बड़े इन उन्वानों से वाकिफ़ नहीं तो बच्चों को बुलाना नहीं चाहिए था, मगर अहमद शाह साहब की मजबूरी थी। यहाँ अदब तो पैदा होना बंद हो गया है, सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में उनका आना ज़रूरी था। नौ साल से अहमद शाह साहब का खुतबा इस्तक़बाली आप लोग सुनते चले आए हैं और हर साल ये समझते हैं कि ये आखिरी खुतबा होगा। मुसलमानों में आखिरी खुतबे की जो अहमियत है वो क़यामत तक बरकरार रहेगी, मगर मुझे लगता है यहाँ के लोगों का अहमद शाह से मोहब्बत भी क़यामत तक बरकरार रहेगी। मगर इस कॉन्फ्रेंस को अब बदलना चाहिए, नए उन्वान होना चाहिए, नए लोग आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उन्वान है उर्दू अदब की बुनियाद, तो गुफ्तगू मलिक रियाज साहब को करना चाहिए, क्योंकि बुनियाद के बारे में उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। मलिक रियाज एक मरतबा आर्ट काउंसिल आ गए तो इमारत भी ठीक हो जाएगी और नया थिएटर भी बन जाएगा। दूसरा उन्वान पंजाबी अदब के 2 बड़े शेर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ, निज़ामत साद रफ़ीक। मैं कसम खाता हूँ ये हॉल तालियों से गूंजता रहेगा। अगली दफ़ा उन किताबों पर बात की जाए जिनकी रूनुमाई करने से आर्ट काउंसिल ने इनकार कर दिया। एक और उन्वान अदबी फ़र्क, आसिफ फ़र्रुखी और आसिफ ज़रदारी। इफ्तिताही कलमात अहमद शाह
गुफ्तगू मुराद अली शाह, निज़ामत कायम अली शाह। तो ये एक अदबी कॉन्फ्रेंस में मैं चेंज लाने की बात कर रहा हूँ कि हर साल ऐसे ही होता है, अब ज़रा बदलें इसको। अब नवी आलमी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन, पहला प्रोग्राम, फैज़ और अमन आलम, ये उन्वान मेरी समझ में नहीं आया। इस उन्वान पर कोई क्या बात कर सकता है? फिर भी ये फैज़ मेले के उन्वान से कहीं बेहतर था। फैज़ मेले में लोगों को बोलना था, उन्वान था मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशां। फैज़ साहब की शख्सियत हमारे लिए हिमालय से बड़ी है और टॉपिक दिया गया है फैज़ साहब पर मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशां। पता नहीं लोगों ने क्या कहा होगा। यहाँ जो फैज़ साहब, फैज़ और अमन आलम जो है, मेरे ख्याल में आर्ट काउंसिल से आलम के बाद कोई लफ्ज़ छूट गया है। होना चाहिए था फैज़ और अमन आलम लोहार या फैज़ और अमन आलम चन्ना। अगर मौजू होता तो काफ़ी कुछ बोला जा सकता था। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर ने मलका पुखराज को एक प्रोग्राम में बुलवाया जिसका नाम था एक शाम मलका पुखराज के नाम। इस प्रोग्राम का मेज़बान मैं था। उसी दिन दोपहर में मैडम नूरजहां से मिलने गया। कहने लगी शाम में क्या कर रहे हो? मैंने बताया एक शाम मलका पुखराज के नाम। फिर मैडम ने कहा तेनू लाहौर में शाम गुजारने के वास्ते और कोई नहीं मिला? अहमद शाह साहब ने भी आज मेरे प्रोग्राम का नाम एक शाम अनवर मकसूद के नाम रखा था। मुझे नूरजहां की बात याद आ गई और अहमद शाह से कहा आप प्रोग्राम का नाम बदल दें। मुझे 50 बरस हो गए टेलीविज़न के लिए लिखते हुए। जो लोग मेरे साथ लिखते थे उनके नाम बड़े थे, बहुत अच्छा लिखते थे। सबसे अच्छी बात जो उनकी थी वो सब ज़बान संभाल कर लिखते थे और जो भी मुआवजा मिलता था ज़बान से उफ न करते थे। आमिरों के ज़माने में ज़बान आजिज़ होने के बावजूद कुछ न कुछ लिखते रहते थे। ज़बान कलम हो जाती थी, उसी कलम को लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि लिखने वाले जानते थे ज़बान के आगे कोई खंदक नहीं, यानी कोई किसी की ज़बान बंद नहीं कर सकता। आजकल जो लोग टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं उनके हाथ में कलम तो है मगर ज़बान में लगाम नहीं है। उनको कलम संभालना तो आता है, ज़बान संभालना नहीं आती। लिखने वालों का भी कसूर नहीं है। चैनल के मालिकान समझते हैं जितनी ख़राब ज़बान उतनी ज़्यादा रेटिंग और फिर ज़्यादा इश्तहार। चैनल के मालिकान इश्तहारी मुल्ज़िम बन गए हैं। लिखने वाले को कलम भी देते हैं, फिर सरेआम उनको अहले कलम भी कहते हैं। ये नस्र की ज़बान नहीं है। वजह यह है कि यहाँ कोई इम्तिहान नहीं है और शायद यही बात है कि अब टेलीविज़न की स्क्रीन पे पुराने लिखने वालों के नाम नज़र नहीं आते। 4 दिन से आप सब यहाँ मौजूद हैं। दोपहर का खाना, चाय का वक्फा, फिर रात का खाना। यह मेहमान सिर्फ नाश्ता नहीं करते। खाने का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर लोगों को खाने का अदब आना चाहिए। पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों को, वज़ीरों को आता है। वो खामोशी से खाते हैं। क्या खाया ये लोगों को अखबारों के ज़रिए मालूम होता है।
अगर अहमद शाह साहब खाने और चाय की कीमत लेने लगें तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खाने की मेज़ की तरफ बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। मैं शाह साहब से कहना चाहता हूँ, जो खला हमारे अदीब, शायर, तनकीद निगार अदब में पैदा कर गए हैं वो बिरयानी से पुर नहीं हो सकता। फैज़ और अमन आलम के दौरान बिरयानी की देग के ढक्कन की आवाज़ ने अमन आलम में तशद्दुद पैदा कर दिया। नए समाजी ज़राए और अबलाग की सूरत हाल को गरम गरम समोसों की खुशबू ने बदल डाला। गालिब से इकबाल तक नुमानुल हक के लेक्चर के दौरान एक साहब पकौड़ों की खुशबू सूंघ कर चिमस्ताना मीरवत कह के उठ गए। पुलाव का भपका नई दुनिया और नए अदबी तकाज़ों में शामिल हो गया। अदबी महफिलों में ऐसा होता चला आया है और ऐसा ही होता रहेगा। अगर ऐसा न हो तो सिर्फ पीरज़ादा सलमान आपको एक कुर्सी पर बैठे नज़र आएंगे। 9 साल से आप लोग आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदीबों और शायरों की गुफ्तगू सुनने आ जाते हैं। मैं अहमद शाह साहब की जगह होता तो आलमी का लफ्ज़ हटा देता, सिर्फ उर्दू कॉन्फ्रेंस लिखता। धोती प्रसाद ने भारत के अदीबों को तो मना कर दिया, आपने सिर्फ वीडियो लिंक देखा उनका। अब रह गए सिर्फ हमारे अपने अदीब और शायर। बकौल मीर, मशहूर हैं आलम में तो क्या, हैं भी कहीं हम। 9 वर्षों में अहमद शाह नहीं बदले, उनकी अदब और आर्ट से मोहब्बत नहीं बदली, उनका खुलूस नहीं बदला। उनकी आर्ट काउंसिल की तरक्की के लिए मेहनत नहीं बदली। और हैरत की बात है, अहमद शाह की इतनी मसरूफियत के बावजूद उनकी बेगम भी नहीं बदली। अहमद शाह साहब की बेगम को मैं गुल कहता हूँ। गुल बहुत अच्छी खातून है। मैंने एक दिन गुल से पूछा, गुल अहमद शाह क्या क्या करते हैं, आपको कुछ अंदाज़ा है? गुल ने कहा, अनवर साहब जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। मैं बदलने की बात कर रहा था। जी तशरीफ रखती है तो साथ में। मैं बदलने की बात कर रहा था। आर्ट्स काउंसिल कराची नहीं बदली, कराची नहीं बदला, यूँ समझ लें पाकिस्तान नहीं बदला, सिर्फ लाहौर बदल गया और आर्मी के चीफ बदल गए। राहील शरीफ की जगह कमर जावेद बाजवा आ गए। कमर साहब के लिए तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल कह गए थे, डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से। सरबराह के कंधों पे तारे लगे रहते हैं। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही फलक पर हम थक भी गए चमक चमक कर। नज़ारे रहे वही फलक पर हम थक भी गए चमक चमक कर। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। अब लाहौर की बात कर लें। पहले जैसा लाहौर नहीं रहा। मुझे तो सज़ाएं मिलती रहेंगी और हसरत साहब अफसोस करते रहेंगे, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हम दोनों इस मुल्क में रहते हैं जो पहले हिंदुस्तान था और अब पाकिस्तान। नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं और तादा में आखिर भुगतते रहेंगे। हमारे अपने आदमी दमे तहरीर मौजूद होते हैं, मगर उन फरिश्तों का क्या कहिए जिनके कहने पे हम पकड़े जाते हैं। सादत हसन मंटो का लाहौर भी नहीं रहा।
शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम कायम, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। नासिर काज़मी का लाहौर भी नहीं रहा। घटा देखकर खुश हुई लड़कियां, छतों पर खिले फूल बरसात के। मुनीर नियाज़ी का लाहौर भी बदल गया। सर्दियों की एक यकबस्ता और तवील रात की बात है। मैं अपने बिस्तर में सर ढांपे गहरी नींद सो रहा था। किसी ने मुझे झिझोड़ कर जगाया। कौन है, मैंने चीख कर पूछा। घुप अंधेरे से आवाज़ आई, थाने वालों ने राना को गिरफ्तार कर लिया। गडरिया इतना खूबसूरत अफसाना लिखने वाले अशफाक अहमद का लाहौर भी बदल गया। फैज साहब, मीरा जी, राशिद, सूफ़ी साहब का लाहौर नज़र नहीं आता। कासमी साहब, किश्वर और कामरान का लाहौर कहाँ है? उस्ताद दामन का लाहौर किधर चला गया? इंतज़ार हुसैन, आइए रहमान, मसूद अशर का लाहौर नहीं रहा। नूरजहाँ का लाहौर ख़त्म हो गया। शाकिर अली तो अपने ज़माने में भी लाहौर को ढूंढते रहते थे। और तो और पतरस बुखारी का लाहौर भी कहीं चला गया। सिर्फ अताउल्लाह कासमी कहते हैं, यार लाहौर लाहौर है, कैसे बदल सकता है। मगर अकेले में मुझसे कहने लगे, बहुत सी बातें अनवर मजबूरन कहना पड़ती हैं, लाहौर बदल गया है। पतरस बुखारी की तहरीरें पढ़कर मुझे मिज़ाह लिखने का शौक़ हुआ। 80 बरस पहले पतरस ने लिखा था, आने वाले सालों में लाहौर एक सूबा बन जाएगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। आज ये बात सच साबित हो गई। लाहौर एक सूबा बन गया। पंजाब के सरबराह दूसरे शहरों, गाँव और कस्बे में रहने वालों से ज़्यादा तुर्कियों से मोहब्बत करते हैं। और खादिम आला को जब किसी बात की समझ नहीं आती तो वो ज़बान यारमन तुर्की ममन तुर्की नमीदानम कह देते हैं। टांगों की जगह तुर्की की मेट्रो बस ने ले ली। कीनू और माल्टे के ठेले गायब हो गए, उनकी जगह ऑरेंज ट्रेन आ रही है। सिवाय लाहौर के सारे पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। लाहौर के करीब शेखुपुरा है, जिसे सब अमरूदों का शहर कहते हैं, मगर शेखुपुरा वाले अब लाहौर को नमरूदों का शहर कहते हैं। दाता गंजबख्श का उर्स लाहौर में हर साल होता है। इस साल उर्स के दिन मैं वहाँ था। टेलीविज़न चैनल के एक एंकर ने मुझसे पूछा, दाता साहब के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैंने कहा, दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था। दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था, मगर उन्होंने बाल लगवा लिए और बाल लगवाने के बाद वो दाता से अनदाता बन गए। दाता गंजबख्श का उर्स लाहौर में हर साल होता है। इस साल उर्स के दिन मैं वहाँ था। टेलीविज़न चैनल के एक एंकर ने मुझसे पूछा, दाता साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था, मगर उन्होंने बाल लगवा लिए और बाल लगवाने के बाद वो दाता से अनदाता बन गए। 4-5 दिन हुए, पतरस बुखारी का ख़त मेरे पास आया था। अनवर मियाँ, तुमने अपने ख़त में लिखा था तुम यहाँ आने वाले हो। मैंने अपने बेटे मंसूर, जिसके पास तुम मुलाजिमत करते थे, उसको बताया। मंसूर कहने लगा, अनवर दफ्तर नहीं आता था तो यहाँ क्या आएगा, और अगर आया तो दूसरे दिन भाग जाएगा। मियाँ, एक आध दिन का क़याम हमें पसंद नहीं, एक आध दिन को आना हो तो आने की जहमत गवारा न फरमाइए।
घड़ी दो घड़ी को मिल बैठना तो नसीब होना चाहिए। तुम्हारे ख़त से पाकिस्तान के हालात से आगाही हुई। बकौल तुम्हारे अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया है, मुल्क ख़त्म हो गया। जवाब ताख़ीर से देने की माजरत। मैं मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ रहा था और मेरे कमरे की दहलीज़ पर तुम्हारा ख़त मेरा इंतज़ार कर रहा था। जुमे की नमाज से पहले मेरी आंखों के सामने एक सानेहा गुज़रा, जिसकी तफसील तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर दिल चाहे तो यह किस्सा किसी महफिल में ज़रूर सुना देना। यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ना लाजमी है। अगर ना पढ़ो तो 3 दिन तक खाने में सिर्फ खजूर की गुठलियाँ मिलती हैं। मस्जिद ने मेरे सामने वाली सफ़ में अल्लामा इकबाल, महमूद गज़नवी, अयाज़ और सूफ़ी साहब खड़े थे। अचानक महमूद गज़नवी ने अयाज़ से कहा, तू मेरे साथ एक सफ़ में खड़ा नहीं हो सकता, पीछे जा। सूफ़ी साहब ने महमूद गज़नवी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो ताकि इकबाल सुन ले। सूफ़ी साहब ने महमूद गज़नवी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो ताकि इकबाल सुन ले। महमूद गज़नवी ने दोबारा अयाज़ से कहा, पीछे जा। इकबाल ने सुन लिया और बहुत मोहब्बत से महमूद गज़नवी को समझाया, आप ऐसा नहीं कर सकते, अयाज़ आपके साथ एक ही सफ़ में खड़ा होगा। मैं तो अपनी शायरी में कह चुका हूँ, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। महमूद गज़नवी कहने लगे, वो तुम्हारी मजबूरी थी, बंदा नवाज के बाद तुम्हें और कोई काफ़िया नहीं मिला तो तुमने मेरे साथ अयाज़ को खड़ा कर दिया। महमूद गज़नवी कहने लगा, तुम्हारी मजबूरी थी, बंदा नवाज के बाद तुम्हें और कोई काफ़िया नहीं मिला तो तुमने मेरे साथ अयाज़ को खड़ा कर दिया। अनवर मियाँ ये सुनकर इकबाल ने जो पंजाबी बोली, अनवर मियाँ ये सुनकर इकबाल ने जो पंजाबी बोली, उसमें ना आज़ादी अफ़कार, ना तजदीद का पैगाम, ना इल्म दीन, ना हयात अबदी, ना आगाही, ना मगरबी तहज़ीब, ना खुदी की तरबियत, ना टीपू सुल्तान की वसीयत थी। सिर्फ़ एक पंजाबी मुसलमान जो मर्ज़ी आए बोले जा रहा था। इकबाल ने अयाज़ का हाथ पकड़ा और दूसरी मस्जिद में चले गए। इकबाल के जाने के बाद महमूद गज़नवी ने सूफ़ी साहब से पूछा, इकबाल क्या कहकर चला गया? सूफ़ी साहब ने कहा, अक्सर पंजाब के दहकान लूट मार करने वालों से इसी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। सूफ़ी साहब को छोड़कर महमूद गज़नवी अगली सफ़ में चला गया और मैं सूफ़ी साहब के साथ खड़ा हो गया। हम दोनों हाथ बांध कर भी अपनी हंसी रोकते रहे। नमाज के बाद मैं और सूफ़ी साहब मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गए और इकबाल पर बात करते रहे। सूफ़ी साहब कहने लगे, मैं तो इकबाल का मुरीद नहीं, मुलाजिम हूँ। कितना बड़ा शायर और सिर्फ दर्दमंद, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। पत्र साहब, मैं तो दिन में 3-4 मरतबा कोशिशें नातमाम पढ़ता हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, सूफ़ी साहब आप यहाँ भी मैडम नूर जहाँ के पास हर शाम बैठे रहते हैं, इसी वजह से कोशिशें नातमाम पढ़ते होंगे। मैंने तो अपने दफ्तर में मस्जिद करतबा फ्रेम करवा के लगाई थी। उर्दू शायरी की सबसे बड़ी नज़्म एक आरज़ू मुझे अब भी ज़बानी याद है, 2 सितारे, इल्तिजाए मुसाफिर, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, ख़िज़्र राह, अब्दुर्रहमान का पहला खजूर का दरख्त। सूफ़ी साहब कहने लगे, इकबाल परसों अब्दुर्रहमान से कह रहे थे, तुम यहाँ एक आम का दरख्त लगाने की कोशिश करो। अब्दुर्रहमान कहने लगा, जिसमें तुम्हारे यहाँ धांधली होती है
उसका दरख्त लगा के क्या करूँगा। इकबाल ने कहा वो आम इंतखाब है, ये अलिफ वाला आम है, एक फल है। मैंने कहा सूफी साहब इकबाल के 3-4 अच्छे मिसरे सुनाइए, फिर घर चलते हैं। अब तुम सुनो। सूफी साहब ने मुझे 2 मिसरे सुनाए और एक शेर सुनाया। पहला मिसरा था, हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। इकबाल का मिसरा है। दूसरा, ये जहाँ जब जहाँ है, न कफस न आशियाना। फिर एक शेर सुनाया। ये शेर मैं रास्ते भर पढ़ता गया। मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज। आज ज़हराबान सुनाया ये, मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी क़बा चाक। मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी क़बा चाक। अनवर मियाँ, तुम हर साल आर्ट काउंसिल कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस में जाते हो। पतरस शाह की तरफ से अहमद शाह से कह देना पतरस शाह की तरफ से अहमद शाह से कह देना, जिस तरह लाहौर में फैज़ मेला मनाया जाता है, अगले साल आर्ट काउंसिल कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस का नाम इकबाल मेला रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच सच बता दूँ, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई। खाकसार पतरस, इन 4 दिनों में आपने अहमद शाह साहब की खुद इख्तियारी, खुददारी, खुद एतमादी, खुद इंतज़ामी और खुद रफ्तगी देख चुके हैं। खुद इख्तियारी, खुददारी, खुद एतमादी, खुद इंतज़ामी दिन भर देखी होगी। खुद रफ्तगी मगरिब के बाद वाले प्रोग्रामों में नज़र आती है। शाह साहब की मेहनत रंग लाई। आखिरी सेशन बाकी है। इस परेशानी के माहौल में 4 दिन अहमद शाह खुद परेशान रहे, मगर मेहमानों को खुश रखा। चार दिन अहमद शाह खुद परेशान रहे, मगर मेहमानों को खुश रखा। उनको क्या इल्म कि किश्ती पे मेरी क्या गुजरी, दोस्त जो साथ मेरे तालब साहिल आए। बहुत बहुत शुक्रिया।